नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा का स्थायी समाधान निकालने का आह्वान किया। केंद्र ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण तंत्र के सुधार के लिए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर, हर वर्ष 2 करोड़ रुपए की बचत। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। चीन ने 18 महीने बाद भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू की। विद्यार्थियों की चीन वापसी पर अलग से विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी सहित लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 संपन्न, 137 पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम विशाखापत्तनम में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस महिला योद्धा का नाम बताएं जिन्हें खासी पहाड़ियों की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ यू तिरोत सिंह की सहायता की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है का फन नोंगलाइट। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के झाड़ुआपाड़ा के शांतनु पांडा। मैं शांतनु पंडा संबलपुर ओडिशा से आज मुझे विजेता घोषित किया, इसलिए मैं आकाशवाणी समाचार विभाग का आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये समाचार जब 10 मिनट का प्रसारित हुआ करता था तब से सुन रहा हूं, 40 साल पहले से सुन रहा हूं और अमृत महोत्सव में विजेता घोषित किया, इसलिए बहुत खुश हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी मिला जो इतिहासकारों ने छुपा दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 88वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, पहले असमिया टी प्लांटर के रूप में जाने जाने वाले उस शहीद का नाम बताएं जिसने 1857 में असम के युवाओं से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया और क्रांतिकारियों का एक दल भी बनाया। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, पहले असमिया टी प्लांटर के रूप में जाने जाने वाले उस शहीद का नाम बताएं जिसने 1857 में असम के युवाओं से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया और क्रांतिकारियों का एक दल भी बनाया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल पता है amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में पुणे के पास देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण राजस्थान से लाए गए विशेष प्रकार के काले पत्थर से किया गया है। मंदिर के सामने संत तुकाराम महाराज की मूर्ति भी स्थापित की गई है। एक रिपोर्ट। पुणे के पास स्थित देहू शहर 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि और भगवान विट्ठल के उपासक जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के कारण पवित्र माना जाता है। ये स्थान विशेष रूप से वारकरी संप्रदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय है। संत तुकाराम को प्यार से तुकोबा भी कहा जाता है। उनके नाम पर एक पालकी हर साल जून के महीने में इस शहर से दूसरे शहर पंढरपुर के लिए रवाना की जाती है और वारकरी लगभग 250 किलोमीटर तक पैदल ही इसमें शामिल होते हैं। ये पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री देहू शहर का दौरा कर रहे हैं और वे सबसे पहले मुख्य मंदिर के दर्शन करेंगे और विट्ठल और रुक्मिणी की स्वयं मूर्ति को सुमनांजलि देंगे। उसके बाद शिला मंदिर का मुख्य उद्घाटन समारोह होगा और तुकोबा के मूल छंदों की पांडुलिपि प्रधानमंत्री को दिखाई जाएगी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री वारकरियों को संबोधित करेंगे। संत तुकाराम महाराज की पालकी का वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर का प्रस्थान अगले सोमवार को होगा। मनोज क्षीरसागर, आकाशवाणी समाचार, पुणे। पुणे के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में मुंबई समाचार के 200वें महोत्सव में शामिल होंगे। साप्ताहिक के रूप में मुंबई समाचार की छपाई जुलाई 1882 में फरदूनजी मरजवानजी ने शुरू की थी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुंबई यातायात पुलिस ने यातायात पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। बीकेसी कनेक्टर पर किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कुर्ला रज्जाक जंक्शन, एमटीएनएल जंक्शन, प्लेटिना जंक्शन और ट्राइटेट जंक्शन से जियो वर्ल्ड सेंटर और अमरीकी वाणिज्य दूतावास की तरफ यातायात पर रोक रहेगी। ये प्रतिबंध शाम 4 बजे से 8 बजे तक लागू रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सार्वजनिक भंडार से विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत सीमित अनाज निर्यात की अनुमति के लिए भारत के पक्ष में दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी भूख से त्रस्त लोगों की सहायता के लिए पर्याप्त पहल करने में असफल रही है। कल जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री गोयल ने कोविड महामारी से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत पेटेंट में छूट के लिए भारत की मांग रखी। भारत चाहता है कि देश को विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत सीमित निर्यात की अनुमति दी जाए। भारत सरकार की सहायता सहित मानवीय सहायता के लिए भी इस अनाज का उपयोग करने की मांग कर रहा है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन से खाद्य सुरक्षा के स्थायी समाधान निकालने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए 15 दिन के भीतर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संचालकों से ऑर्डर राशि में शामिल किए गए सभी शुल्कों जैसे डिलीवरी शुल्क, पैकेजिंग शुल्क, कर और सर्ज प्राइसिंग को पारदर्शी रूप से दिखाने का आदेश दिया है। ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को रेस्टोरेंट के साथ उनकी संपर्क जानकारी साझा करने का विकल्प उपभोक्ताओं को देने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर पिछले 12 महीने में जोमेटो और स्विगी के विरुद्ध कई तरह की शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सेवा प्रदान करने में ढिलाई बरतने और खराब सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। कई राज्यों में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ने की खबर है। उन्होंने कहा कि यह समय सतर्क रहने का है और कोविड संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए कोविड नियमों को भूलना नहीं चाहिए। मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। डॉक्टर मांडविया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ राज्यों और जिलों में कोविड के बढ़ते मामलों और जांच की संख्या कम होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समय पर जांच किए जाने और जांच बढ़ाने से कोविड रोगियों की जल्द पहचान हो सकेगी और संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। श्री मांडविया ने लोगों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा का स्थायी समाधान निकालने का आह्वान किया।
केंद्र ने ई कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण तंत्र के सुधार के लिए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर, हर वर्ष 2 करोड़ रुपए की बचत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। चीन ने 18 महीने बाद भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू की। विद्यार्थियों की चीन वापसी पर अलग से विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी सहित लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 संपन्न, 137 पदकों के साथ हरियाणा शीर्ष पर। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम विशाखापत्तनम में। आज साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। आज गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के मामले में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जम्मू कश्मीर को प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो हर साल फाइलों को इधर से उधर लाने और ले जाने में खर्च होता था। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में एक कार्यशाला में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 28 मंत्रालयों और विभागों ने डिजिटीकरण के साथ साथ 7वें ई ऑफिस संस्करण को अपनाया है। चीन ने लगभग 18 महीने के बाद भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। चीन ने नवंबर 2020 से भारत से विमानों के आवागमन और भारतीयों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगा रखा था। नई दिल्ली में चीन के दूतावास ने कल अपनी वेबसाइट पर इस आशय का नोटिस जारी किया। इसके अनुसार चीन में फिर से काम शुरू करने के इच्छुक विदेशी नागरिक और उनके परिवार के सदस्य वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि चीन में अपने विद्यालयों में वापसी की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं अथवा नहीं। मार्च में भारत यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच हुई वार्ता के दौरान कुछ भारतीय विद्यार्थियों की चीन वापसी पर सहमति बनी थी। ऐसे छात्रों की एक सूची भारत की ओर से चीन को दी जा चुकी है। पेइचिंग में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता ने बताया कि भारतीय छात्रों की वापसी पर अलग से विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुइस्वामी ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध स्टार्टअप, साइबर सुरक्षा और अंतर सक्रियात्मक डिजिटल भुगतान प्रणाली IDPS जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने से और भी मजबूत होंगे। श्री दुइस्वामी ने बांग्लादेश हाईटेक पार्क प्राधिकरण में चल रहे हाईटेक पार्कों तथा ICT संबंधी अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कल ढाका में ICT राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के बेमिना क्षेत्र में कल रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। कश्मीर पुलिस ने बताया कि एक आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के फैसलाबाद निवासी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे आतंकवादी की पहचान अनंतनाग जिले के पहलगाम के रूप में हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो वाघा से यात्रा वीजा लेकर 2018 में पाकिस्तान गया था। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी मामूली चोट आई है। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा आज पुरी में हो रही है। स्नान यात्रा ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक आनुष्ठानिक भव्य उत्सव है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्ष का ये पहला अवसर है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन की प्रतिमाओं को एक शोभा यात्रा में मंदिर परिसरों में स्नान मंडप में लाया जाता है। वहां उन्हें 108 पात्रों में शुद्ध जल से विधिवत स्नान कराया जाता है और सजाया जाता है। संध्या समय स्नान रीति के समापन पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को भगवान गणेश का रूप देने के लिए हाथी मुकुट पहनाया जाता है।
जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार ने कल आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्रबंधों का मूल्यांकन करने के लिए बालटाल का दौरा किया। प्रधान सचिव ने कहा कि उपराज्यपाल के नेतृत्व में प्रशासन पवित्र गुफा के तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुखद अनुभव देने के प्रति वचनबद्ध है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 कल संपन्न हो गए। हरियाणा कुल 137 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। उसने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते। महाराष्ट्र 125 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य पदक जीतकर कर्नाटक तीसरे नंबर पर रहा। समापन समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को खेलो इंडिया युवा खेल आयोजित करने और खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए बधाई दी। खेलो इंडिया युवा खेल के चौथे संस्करण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच आज विशाखापत्तनम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले भारत 2 मैच हार चुका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से जकार्ता के इस्टोरा स्टेडियम में शुरू हो रही है। भारत के लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु इस BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट में खेलेंगे। पूर्व इंडोनेशिया ओपन चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। पीवी सिंधु पहली बार इंडोनेशिया ओपन खिताब जीतने का प्रयास करेंगी, लेकिन आरंभिक मैच में उन्हें चीन के ही बिंगजाओ की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। पहले दौर में लक्ष्य सेन का सामना एचएस प्रणय से होगा। किदाम्बी श्रीकांत का पहला मैच वांगजू वेई से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आज हम पन्ना सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में अनेक बार अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। उन्होंने विद्रोहियों का एक समूह संगठित किया और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला किया। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। एक मुठभेड़ के दौरान वे पकड़ लिए गए। उन पर सरकारी संपत्ति लूटने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। पन्ना सिंह को 1858 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मार्च 1859 में उन्हें बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इस महान सपूत को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मीर बहादुर अली को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे, लेकिन आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अन्य लोगों को भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और दमनकारी कंपनी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन पर हमला करने को प्रोत्साहित किया।
एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1858 को मीर बहादुर अली का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत-शत नमन। 14 जून महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लाह बख्श की पुण्यतिथि है। अल्लाह बख्श लाहौर के रहने वाले थे। वे भी उन लोगों में शामिल थे जिनका हृदय जलियांवाला बाग की नृशंस घटना पर खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने 11 और 12 अप्रैल 1919 को कसूर में पूर्ण हड़ताल में भाग लिया था। अचानक 2 अंग्रेज सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चला दी। स्तब्ध और क्रुद्ध लोगों ने दोनों सिपाहियों को मार डाला। इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह बख्श 16 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किए गए। वे पंजाब में मार्शल लॉ के दौरान कसूर मामले में आरोपी थे। उन पर कसूर रेलवे स्टेशन पर आगजनी और 2 अंग्रेजों की हत्या का आरोप लगाया गया था। मार्शल लॉ कमीशन ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 14 जून 1919 को फांसी दे दी गई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब कुछ और समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर इन दिनों बेंगलुरु में हैं। श्री कोविंद ने कल बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। ये स्कूल 1946 में ब्रिटिश काल में शुरू किया गया था। राष्ट्रपति आज बेंगलुरु के वेंकुट हिल में स्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुबह फिर से नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। निदेशालय के अधिकारियों ने अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन मामले में कल लगभग 10 घंटे तक श्री राहुल गांधी से पूछताछ की थी। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने कहा है कि जनता लोकतंत्र की सेवा के लिए राज्य विधानसभाओं को और कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राज्य विधानसभाओं की बैठकों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। कल संसद परिसर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली विधानसभाओं के चयन के मानक तय करने के लिए आयोजित विधानसभा अध्यक्षों की बैठक में उन्होंने ये सुझाव रखा। श्री अप्पावू ने कहा कि अभी 1 वर्ष में विधानसभा बैठकों की औसत संख्या केवल 30 दिन है, जो जनता की समस्याओं पर चर्चा और उनके समाधान के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में न्यूनतम बैठकों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसे उचित रूप से तय किया जा सकता है। तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण छात्रों को पठन पाठन में हुए नुकसान की भरपाई करना है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल चेन्नई के निकट तिरुवल्लुर जिले में पुझल गांव के पास एक स्कूल में एडुम एल्थुतुम यानी अंक और अक्षर नाम से इस योजना की शुरुआत की। श्री स्टालिन ने बताया कि पहली से तीसरी कक्षा के छात्रों की पढ़ने लिखने और गणित संबंधी दक्षता में सुधार के लिए एक कदम उठाया गया है। ये योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 3 साल के लिए लागू की जाएगी। पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया है कि बच्चों को सीखने का सुखद अनुभव प्राप्त हो। दक्षिण पश्चिम मानसून ने बिहार के पूर्णिया जिले के रास्ते दस्तक दी है। अररिया, पूर्णिया, सुपौल और किशनगंज में बारिश हो रही है। पटना में मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि अगले 4 से 5 दिन में बिहार के कुछ और भागों में मानसून के पहुंचने का अनुमान है। वहीं राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा राज्य के कई जिलों में हो रही है। पिछले 24 घंटों में 11 जिलों में तेज बारिश हुई है। बाड़मेर में इस दौरान 67 मिलीमीटर की अधिकतम बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना में लगभग 5-6 दिनों की देरी से दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी है। हैदराबाद में मौसम विभाग ने कहा कि मानसून कल तेलंगाना राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। ये महबूबनगर जिले तक पहुंच चुका है और अगले 48 दिन में इसके राज्य के अन्य भागों में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी बादल छाए रहने की
संभावना है श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, गैंगटॉक, अगरतला, कोहिमा, शिलोंग और आइजोल में कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता लिखता है, ईडी में राहुल, सड़क पर कांग्रेस। दैनिक जागरण का कहना है, सवालों का जवाब देने से बचते रहे राहुल गांधी। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट पर अमर उजाला की सुर्खी है, औंधे मुंह गिरा बाजार। अमेरिका में 4 दशक की बढ़ी महंगाई ने भारत को भी हिलाया। पत्र ने इसके साथ ही एक और खबर दी है, खाने पीने के सामान और ईंधन के सस्ता होने से घटी महंगाई, उत्पाद शुल्क में कटौती और नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से भी मिली राहत। नवभारत टाइम्स की खबर है, गायब होंगे ऐसे विज्ञापन जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को देते हैं बढ़ावा। पत्र लिखता है कि यह अवैध जुआ है जो युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक जोखिम पैदा करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये कहना कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल विविधता में एकता के प्रतीक हैं, लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना कि हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए प्रशासन और सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी, वीर अर्जुन में है। पत्र ने उनके हवाले से आगे लिखा है कि सरकार पुराने दृष्टिकोण को नई दृष्टि से एकीकरण यानी मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग का ये प्रस्ताव कि नेताओं के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर लगे रोक, राजस्थान पत्रिका में है। नशे के कारण बर्बाद हो चुका है कई फिल्मी सितारों का करियर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र आगे लिखता है कि जानलेवा धुएं के छल्ले से उबरने में कुछ सफल रहे तो कुछ को विदेश में शरण लेनी पड़ी। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। असम के पहले चाय बागान मालिक के रूप में जाने जाने वाले उस शहीद का नाम बताएं जिन्होंने 1857 में असम के युवाओं से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया और क्रांतिकारियों का एक दल भी बनाया। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा का स्थायी समाधान निकालने का आह्वान किया। केंद्र ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यावसायिक संचालकों को उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण तंत्र के सुधार के लिए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। चीन ने 18 महीने बाद भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू की। विद्यार्थियों की चीन वापसी पर अलग से विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।